नमस्कार। लीगल नॉलेज विद एसपी चौबेहाल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सतपाल चौबेहाल। आज हम बीएनएस का चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सेक्शन 303 से शुरू होकर सेक्शन 334 तक है। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 303 से लेकर 308 बीएनएस इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 303 टू सेक्शन 308 बीएनएस इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली सेक्शन है वो है थेफ्ट, सेक्शन 303 बीएनएस, चोरी, धारा 303 भारतीय न्याय संहिता। तो ये जो सेक्शन 303 बीएनएस है, इसमें चोरी की डेफिनेशन भी दे रखी है और चोरी के लिए सजा का प्रावधान भी इसी सेक्शन में बताया गया है। Subsection 1, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो उपधारा 1 में चोरी क्या होगी इसकी परिभाषा दे रखी है। इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से कोई चल संपत्ति बिना उसकी रजामंदी से बेईमानी से लेने की नीयत से हटा देगा तो कहा जाएगा कि उसने चोरी करी है। तो चोरी के लिए 5 बातों का होना जरूरी है। इसमें 5 बातें क्या क्या है कि कोई व्यक्ति, पहली बात है किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से, दूसरी बात कोई चल संपत्ति, तीसरी बात बेईमानी से लेने की नीयत से, चौथी बात बिना उसकी रजामंदी के, और 5वीं बात क्या है, हटा दे तो कहा जाएगा कि उसने चोरी करी है। Explanation 1, a thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। तो इसका जो स्पष्टीकरण 1 है उसमें क्या बताया गया है कि जब तक कोई वस्तु भूमि से जुड़ी रहती है तब तक वह चल संपत्ति न होने के कारण चोरी का विषय नहीं होती, लेकिन जैसे ही वह संपत्ति भूमि से अलग हो जाती है वह चोरी का विषय बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पेड़ है जो भूमि से जुड़ा हुआ है। अब इसको कोई भी चोरी नहीं कर सकता जब तक कि उससे काट के अलग न कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही उस पेड़ को काट के अलग कर दिया, अब वो भूमि से अलग हो गया, अब उसे कोई भी व्यक्ति उठाकर दूसरी जगह ले जा सकता है, तो वह क्या बन जाएगा, चोरी का विषय बन जाएगा। Explanation 2, a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। तो स्पष्टीकरण 2 में क्या बताया गया है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिसके द्वारा उसे अलग किया गया चोरी हो सकेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति चोरी करने की नीयत से किसी पेड़ को काटता है, जैसे ही उसने पेड़ को काटा तो ये चोरी का अपराध पूरा हो गया, भले ही अभी वह उस पेड़ को वहां से उठाकर अपने स्थान तक नहीं ले जा पाया है, परंतु जैसे ही उसने उस पेड़ को चोरी करने की नीयत से काटा और वो पेड़ जो अपने तने से अलग हो गया,
उसी वक्त ये चोरी का अपराध है। तो स्पष्टीकरण 2 के मुताबिक उसी वक्त ये चोरी का अपराध पूरा हो जाएगा। Explanation 3. A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving, or by separating it from any other thing as well as actually moving it. तो इसका जो स्पष्टीकरण 3 है, इसमें क्या बताया गया है, कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाता है, ये तब कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उसे रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से अलग करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक व्यक्ति ने ढलान वाली जगह में अपनी जमीन पर कुछ लकड़ी के लॉग्स जो इकट्ठे करके रखे हुए हैं, और उन लॉग्स के आगे पत्थर लगा के रखे हुए हैं ताकि उन लॉग्स को रोकने के लिए आगे उसने पत्थर लगा के रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड की एक जमीन है जो ढलान वाली जगह है, उसने अपनी जमीन पर लकड़ी के कुछ लॉग्स रखे हुए हैं और उन लॉग्स को रोकने के लिए उनके आगे उसने पत्थर लगाए हुए हैं। अब वो जो जेड की जमीन है, उसकी जमीन के ठीक नीचे जो है ए की जमीन है। ए क्या करता है कि उन लॉग्स को चोरी करने की नीयत से जेड ने जो लॉग को रोकने के लिए आगे पत्थर लगा रखे थे, उन पत्थरों को हटा देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो लॉग जो है वो लुढ़कते हुए ए की जमीन में पहुंच जाते हैं। तो स्पष्टीकरण 3 के अनुसार ये माना जाएगा कि ए ने जो है उन लॉग्स की चोरी करी है। तो स्पष्टीकरण 3 के अनुसार ये माना जाएगा कि ए ने जो उन लकड़ी के लॉग्स की चोरी करी है, क्योंकि उसने उस बाधा को हटा दिया जो उन लॉग्स को रोक के रखे हुई थी, और जिसके कारण वो लॉग जो हैं लुढ़कते हुए उसकी जमीन में पहुंच गए। Explanation 4. A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal, and to move everything which in consequence of the motion so caused is moved by that animal. तो स्पष्टीकरण 4 में क्या बताया गया है, जो व्यक्ति किसी भी तरह से किसी जानवर को गतिमान करता है, यानी कि हाँकता है, उसे उस जानवर को गतिमान करने वाला और उस गति के परिणाम स्वरूप उस जानवर द्वारा गतिमान होने वाली हर चीज को गतिमान करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक घोड़ा है, उसकी पीठ के ऊपर कुछ सामान लदा हुआ है। अब जेड देखता है कि इस घोड़े के मालिक जो आसपास नहीं है, और जेड उस घोड़े की पीठ के ऊपर जो सामान लदा हुआ है उसको चोरी करने की नीयत से उस घोड़े को अपने घर की ओर हाँकना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने घोड़े ने चलना शुरू किया तो उसके साथ वो सामान भी चलना शुरू हो गया, यानी कि जैसे ही उसने उस घोड़े को हाँकना शुरू किया, वैसे ही ये माना जाएगा कि उसने चोरी का अपराध किया है। Explanation 5. The consent mentioned in this section may be express or implied, and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied. तो जो इसका स्पष्टीकरण 5 है, इसमें क्या बताया गया है कि इस धारा में वर्णित सहमति अभिव्यक्त यानी कि स्पष्ट या विवक्षित यानी कि व्यवहार से भी हो सकती है,
और वह सहमति या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या उस उद्देश्य के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित या अभिव्यक्त या विवक्षित अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। अर्थात जो सहमति है वो कौन व्यक्ति दे सकता है? जिसकी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है। या जिसे सहमति देने का अधिकार है। और सहमति एक्सप्रेस भी हो सकती है, यानी कि अभिव्यक्त बोल के या लिख के, और इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड मीन जैसे किसी ने सिर हिलाकर ही सहमति दे दी। इम्प्लाइड मीन्स जैसे किसी ने सिर हिला के ही सहमति दे दी। अब यहां प्रश्न ये आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो उत्तर है हाँ। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जेड का मोबाइल फोन जो है खराब हो जाता है। जेड अपने मोबाइल फोन को लेकर ए की शॉप में जाता है जो कि मोबाइल फोन की रिपेयर करता है। अब जेड ए से पूछता है कि आप इस मोबाइल फोन को रिपेयर कर दोगे? ए उसकी सहमति देता है कि वह इस बात की सहमति देता है कि वह इस मोबाइल फोन को रिपेयर कर देगा, परंतु उसकी रिपेयर के लिए वो उससे 2000 रुपये वसूलेगा। जेड उस पर सहमत हो जाता है। ए जेड से कहता है कि वह कल आकर अपना मोबाइल ले जाए। दूसरे दिन जब जेड ए की दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसका मोबाइल जो है रिपेयर कर दिया गया और काउंटर पे रखा हुआ है, परंतु ए अपनी दुकान में उपस्थित नहीं है। अब जेड क्या करता है? जेड क्या करता है कि उस मोबाइल को बिना ए को रिपेयर के पैसे दिए उठाता है, अपनी जेब में डालता है और चलाता है। तो यहाँ ये माना जाएगा कि यहाँ ये माना जाएगा कि जेड ने चोरी का अपराध किया है। क्योंकि जो हमने चोरी की डेफिनेशन पढ़ी, इसमें 5 बातें थी। उन 5 बातों में क्या क्या था कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से चल संपत्ति बिना उसकी रजामंदी से बेईमानी से लेने की नीयत से हटा दे तो कहा जाएगा कि उसने चोरी करी है। यहाँ बात कब्जे की है, पोजेशन की है, ऑनरशिप की नहीं है। अब वो जो जेड का मोबाइल था वो ए के पास था और वैध तरीके से उसकी ए की पोजेशन में था। जेड उस मोबाइल को ए की सहमति के बिना नहीं ले सकता था। अर्थात जेड को उसकी रिपेयर के 2000 रुपये ए को देने थे। तो जेड ने क्या किया? चल संपत्ति थी जो दूसरे व्यक्ति के कब्जे में थी, बेईमानी से लेने की नीयत से उसकी सहमति के बिना, उसकी रजामंदी के बिना हटा दी। तो क्या माना जाएगा कि जेड ने चोरी करी है, भले ही वह मोबाइल जो जेड का अपना था। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या ये जरूरी है चोरी के अपराध में कि व्यक्ति चोरी करे और उसी वक्त उस चोरी की हुई चीज को अपने साथ ले जाए? ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि इस चोरी के अपराध में केवल स्थान परिवर्तन करना बताया गया है कि उस चीज को वहां से हटाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड अपने दोस्त ए के घर में जाता है और वहां देखता है कि ए घर में अकेला ही है। ए जेड के लिए पानी लेने के लिए किचन में जाता है। जेड देखता है कि टेबल पर एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई है। अब जेड उस अंगूठी को बेईमानी से लेने की नीयत से उठा लेता है, परंतु उसको लगता है कि अभी घर में सिर्फ वो 2 ही व्यक्ति हैं, जेड और ए। अगर उसने अभी ये अंगूठी अपनी जेब में डाल ली
तो हो सकता है कि ए उसकी तलाशी ले और वो पकड़ा जाए। इसलिए वो क्या करता है कि उस अंगूठी को उठाता है और वहीं टेबल के ऊपर एक फूलदान पड़ा होता है, उस फूलदान में डाल देता है। किस नीयत से? ताकि दोबारा फिर कभी आएगा और फिर उस अंगूठी को उस फूलदान से निकाल कर अपने साथ ले जाएगा। तो जैसे ही और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। परंतु जैसे ही जज ने वो अंगूठी उठाकर बेईमानी से लेने की नीयत से एक ही रजामंदी के बिना फूलदान में डाली थी, उसी समय चोरी का अपराध जो है पूरा हो गया था। भले ही उस दिन जज जो है उस अंगूठी को अपने साथ ना ले गया हो। तो चोरी के अपराध में जैसे कि अब तो चोरी के अपराध में जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 5 बातें होनी जरूरी है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कब्जे से कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने की नीयत से उसकी रजामंदी के बिना हटा दे, तो कहा जाएगा कि उसने चोरी का अपराध किया है। यहां जैसे ही मैंने बताया आपको कि ऑनरशिप की बात नहीं है, पोजेशन की बात है। उस व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन कब्जा कैसा होना चाहिए? वैध रूप से उसके पास वो कब्जे में हो, मतलब कानूनी रूप से उस संपत्ति पर वो कब्जा रखने का अधिकार हो, भले ही जो प्रॉपर्टी है किसी दूसरे व्यक्ति की ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कानूनी रूप से वैध रूप से उस व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति है, फिर उसकी सहमति के बिना उस संपत्ति को कोई व्यक्ति बेईमानी से लेने के लिए से हटाएगा, तो ये चोरी का अपराध माना जाएगा। Subsection 2. Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. And in case of second or subsequent conviction of any person under this section, he shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may extend to 5 years, and with fine. तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी चोरी का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति की उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी चोरी का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा। उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी चोरी का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार उस अपराध को करता है या उसके बाद फिर से उस अपराध को करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो 1 साल से कम नहीं होगा किंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Provided that in case of theft where the value of the stolen property is less than 5,000 rupees and a person is convicted for the first time, shall upon return of the value of property or restoration of the stolen property shall be punished with community service. तो इसका जो प्रोवाइजो है इसमें क्या बताया गया है कि अगर जो संपत्ति चोरी की गई है उसकी जो कीमत है वो 5,000 रुपए से कम है और व्यक्ति पहली बार इस अपराध को करता है और पहली बार उसको सजा दी जा रही है और वह उस संपत्ति के मूल्य के बराबर की
और वह उस संपत्ति के मूल्य का और वह उस संपत्ति के बराबर का मूल्य जो है उसके मालिक को वापस कर दे, या फिर उस संपत्ति को जो है उसके मालिक को वापस कर देगा, तब ऐसे व्यक्ति को सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ चोरी करी किसी ऐसी संपत्ति की जिसकी कीमत जो है 5,000 से कम है, यानी कि 4,000 रुपये है। अब या तो वो उस संपत्ति को उसको वापस कर देता है जिसकी संपत्ति अब न्यायालय ये पाता है कि इसने ये अपराध जो पहली बार किया है, और अब वो उस संपत्ति को उस मालिक को जहां से उसने चोरी करी थी उसको वापस कर देता है, या मान लो वो संपत्ति उसने डिस्पोज ऑफ कर दी है, या मान लो उसने वो संपत्ति जो थी वो डिस्पोज ऑफ कर दी थी, तो उस संपत्ति के मूल्य जो है उसके बराबर यानी कि 4,000 रुपये उस संपत्ति के मूल्य के बराबर यानी 4,000 रुपये जो है उस संपत्ति के मालिक को वापस कर देता है। तब न्यायालय जो उसे सामुदायिक सेवा के दंड से दंडित करेगा। अब ये सामुदायिक सेवा का दंड क्या होगा, इसको भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन नहीं किया गया है। ये जो संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था कि वह निर्धारित कर सकती हैं कि सामुदायिक सेवा का दंड क्या होगा। तो इसके लिए हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है और उसमें कुछ एक दंड बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस यानी कि सामुदायिक सेवा का दंड देना है तो उसे हॉस्पिटल में कोई कार्य सौंपा जा सकता है, जैसे हॉस्पिटल में साफ सफाई का कार्य है, या ऑपरेशन थिएटर में अगर वो व्यक्ति जो है या फिर व्यक्ति जो है अगर ट्रेंड है और ऑपरेशन थिएटर में किसी प्रकार की मदद कर सकता है तो उस प्रकार का कोई कार्य है, या पुलिस स्टेशन में वहाँ साफ सफाई का कार्य, या पुलिस के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट का कार्य, इस तरह के कार्य जो उस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं, ऐसे कार्य करने के लिए व्यक्ति को जो सामुदायिक सेवा का दंड दिया जा सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन है स्नैचिंग, सेक्शन 304 BNS। छीनना या झपटमारी, धारा 304 भारतीय न्याय संहिता। छीनना यानी कि झपटमारी, धारा 304 भारतीय न्याय संहिता। ये जो सेक्शन है ये भारतीय न्याय संहिता में नई डाली गई है, पहले जो IPC थी उसमें ये सेक्शन नहीं थी। सबसेक्शन 1, theft is snatching if in order to commit theft, or subsection 1, theft is snatching if in order to commit theft the offender suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property। तो इसकी उपधारा 1 में स्नैचिंग की डेफिनेशन दे रखी है, उसमें क्या बताया गया है कि चोरी झपटमारी यानी कि छीनना है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या तेजी से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी चल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है तो कहा जाएगा कि उसने स्नैचिंग करी है। तो चोरी है तब ऐसी परिस्थिति में चोरी स्नैचिंग मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड के आगे आगे ए चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड के आगे आगे ए चल रहा था, जेड ने क्या किया कि एकदम से उसकी सोने की पहनी, जेड ने क्या किया कि एकदम से उस ए के गले में
फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड, जेड के आगे आगे ए चल रहा था, उसने सोने की चैन पहन रखी थी। अब जेड ने क्या किया कि उसकी सोने की चैन को एकदम से झपट्टा मार के छीना और वहां से भाग खड़ा हुआ। तो ये क्या मानिए, तो क्या माना जाएगा कि उसने क्या किया है, स्नैचिंग की है। या फिर कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग जैसे बाइक पे आते हैं और रोड के किनारे चल रही महिलाओं के गले से सोने की चैन या कोई और सोने का जो आभूषण है उसको छीन के या उसके पर्स को छीन कर भाग जाते हैं। तो ये क्या है, स्नैचिंग है। Subsection 2. Whoever commits snatching shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो भी उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी झपटमारी यानी छीनने का अपराध करेगा तो दोनों, उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी छीनना यानी कि झपटमारी का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंड किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है थेफ्ट इन ए ड्वेलिंग हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप एटसेट्रा, सेक्शन 305, सेक्शन 305 BNS। किसी निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि से चोरी, धारा 305 भारतीय न्याय संहिता। Whoever commits thefts in any building, tent or vessel used as a human dwelling or used, whoever commits theft in any building, tent or vessel used as a human dwelling or used for the custody of property। तो धारा 305 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी भवन, तंबू या जलयान, तो धारा 305 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी भवन, तंबू या जलयान में चोरी करेगा, धारा 305 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी भवन, तंबू या जलयान में चोरी करेगा जिसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिए या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किया जाता हो, और of any means of transport used for the transport of goods or passengers। या माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन साधन की चोरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बाइक चोरी कर ले या कार चोरी कर ले, ट्रक या बस, ऐसी कोई ट्रक या बस, इस तरह का कोई जो ट्रांसपोर्ट का साधन है उसकी चोरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति बाइक, कार, ट्रक, बस या इस तरह का कोई जो ट्रांसपोर्ट का साधन है उसकी चोरी करेगा। सी ऑफ एनी आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। तो इसका जो पॉइंट सी है इसमें क्या बताया गया है कि माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी परिवहन साधन से किसी भी वस्तु या सामान की चोरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक व्यक्ति ने कार के अंदर रखा हुआ बैग चोरी कर लिया, या ट्रक जो है वो सामान लेके जा रहा था और वहां से, या कोई ट्रक जो है वो सामान लेके जा रहा था और उसके, या कोई ट्रक मान लो सामान लेके जा रहा था और उस ट्रक के अंदर से उस सामान की चोरी कर लेता है। डी ऑफ आइडोल और आइकॉन इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी पूजा स्थल में स्थित मूर्ति या प्रतिमा की चोरी करेगा।
फॉर एग्जाम्पल मान लो मंदिर से कोई मूर्ति चोरी करके ले गया। ई ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी संपत्ति की चोरी करेगा, मतलब सरकारी, फॉर एग्जाम्पल मान लो सरकार का कोई स्टोर है, उसमें कुछ सामान रखा हुआ है और वहां से उस सामान की वो चोरी कर लेगा। shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, सेक्शन 306 BNS। लिपिक या नौकर द्वारा स्वामी के कब्जे में मौजूद संपत्ति की चोरी करना, धारा 306 भारतीय न्याय संहिता। Whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer। तो धारा 306 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी लिपिक, तो धारा 306 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी लिपिक यानी कि क्लर्क या नौकर होते हुए या लिपिक या नौकर के रूप में कार्यरत होते हुए अपने स्वामी या नियोक्ता के कब्जे में मौजूद संपत्ति की चोरी करेगा, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हार्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, सेक्शन 307 BNS। चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट या अवरोध की तैयारी के पश्चात चोरी करना, धारा 307 भारतीय न्याय संहिता। Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or hurt or of restraint to any person in order to the committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft। तो धारा 307 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी चोरी करने के लिए या चोरी के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु, चोट या अवरोध करने की या मृत्यु, चोट या अवरोध का भय करने की तैयारी करने के पश्चात चोरी करेगा, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कठोर कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड क्या करता है कि चोरी करने से पहले एक लोडेड पिस्टल अपनी जेब में रख लेता है। किस नीयत से? ताकि जब वो चोरी करेगा उस समय जिस व्यक्ति के यहाँ से वो चोरी कर रहा है उस व्यक्ति को पता चल जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु कर सके, उसे चोट पहुंचा सके या उसे रोक सके या उसे मृत्यु, चोट या अवरोध का भय पैदा कर सके।
इसकी तैयारी के पश्चात अगर वो चोरी करता है तो उसे धारा 307 के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसकी तैयारी के पश्चात अगर वो चोरी करता है तो उसे धारा 307 के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है एक्सटॉर्शन, सेक्शन 308 BNS। उद्यापन यानी कि जबरन वसूली, उद्यापन यानी कि जबरन वसूली, धारा 308 भारतीय न्याय संहिता। Subsection 1, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। तो उपधारा 1 में एक्सटॉर्शन की जो डेफिनेशन दे रखी है, इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर क्षति पहुंचाने के भय में डालता है और इस प्रकार बेईमानी से भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरते या मोहर लगाई हुई कोई वस्तु सौंपने के लिए प्रेरित करता है जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, तब वह उद्यापन यानी कि जबरन वसूली का अपराध करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए क्या करता है कि जेड को फोन करता है कि वह उसको 1 लाख रुपया उसके घर भिजवा दे, अदरवाइज वो उसके बेटे को स्कूल से किडनैप करवा देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए जेड को फोन करता है और कहता है कि वह 1 लाख रुपया ए के घर में पहुंचा दे, अदरवाइज वह जेड के बेटे को किडनैप करवा देगा। या मान लीजिए ए क्या करता है, जेड को धमकी देता है कि वह अपनी जमीन जो है उसके नाम पर ट्रांसफर कर दे, या एक वचन पत्र लिख के दे दे जिसके, या एक ऐसा वचन पत्र लिख के दे दे कि उसने ए का 10 लाख रुपया देना है। अर्थात ए उस वचन पत्र के आधार पर बाद में जेड से 10 लाख रुपया वसूल कर सके। इस तरह से करके अगर वो ऐसी अगर कोई वो बात करता है तो माना जाएगा कि उसने क्या है, एक्सटॉर्शन का अपराध किया है। Subsection 2, whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। तो धारा 2 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी उद्यापन यानी कि जबरन वसूली का अपराध करेगा उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Subsection 3, whoever in subsection 3, whoever in order to subsection 3, whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempt to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years or with fine or both। तो उपधारा 3 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी उद्यापन इनके जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयास करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड ने ए को फोन किया कि वह उसके घर में 1 लाख रुपए पहुंचा दे, अगर नहीं पहुंचाएगा तो वह ए को गोली मार देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड ने ए को फोन करके धमकी दी कि वह उसके घर में 1 लाख रुपए पहुंचा दे, अगर नहीं पहुंचाएगा तो वह ए को गोली मार देगा। तो माना जाएगा कि उसने उपधारा 3 के अनुसार अपराध किया है। तो उपधारा 3 में क्या है कि खाली धमकी देता है वो क्षति पहुंचाने की, खाली। तो उपधारा 3 में क्या है कि क्षति पहुंचाने की खाली धमकी देता है। अब ये एक्सटॉर्शन पूरी हुई नहीं है, खाली उसने एक्सटॉर्शन करने के लिए क्षति पहुंचाने की धमकी दी है, तो उसे उपधारा 3 के अनुसार दंडित किया जाएगा। Subsection 4, whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो उपधारा 4 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी उद्यापन यानी कि जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या सख्त चोट पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो उपधारा 4 में क्या है कि यहाँ जो अपराधी है उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु या सख्त चोट के भय में डालता है या इसका प्रयत्न करता है। किस नीयत से? एक्सटॉर्शन करने की नीयत से। Subsection 5, whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which may be converted into a valuable security commits extortion। ठीक है, यही करना कुछ नहीं करना।
Subsection 5, whoever commits extortion by putting any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend and shall also be liable to fine. तो उपधारा 5 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या सख्त चोट पहुंचाने के भय में डालकर उद्यपन के जबरन वसूली करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। Subsection 6, whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of an against that person or any other of having committed or attempted to commit an offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो उपधारा 6 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी उद्यपन यानी कि जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा या ऐसा भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा तो कि मृदंड से या कारावास से या ऐसे कार्य जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकी से दंडनीय हो तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो जेड एक कि वह उसे 10 लाख रुपए पहुंचा दे, अगर वह नहीं पहुंचाएगा तो बी जिसकी हाल ही में हत्या हुई है उसकी हत्या का वह उसकी तो बी जिसकी हाल ही में हत्या हुई है उसकी हत्या के आरोप में ए को फंसा देगा। तो माना जाएगा कि जेड ने उपधारा 6 के अनुसार अपराध किया है। Subsection 7, whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years, attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो धारा 7 में क्या बताया गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ये अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्युदंड से या जीवन कारावास से या 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है या ये कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा किया है उद्यापन यानी के जबरन वसूली करेगा तो ऐसे व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। तो अब हम जानेंगे कि चोरी और ये जो उद्यापन यानी कि जबरन वसूली है इसमें क्या अंतर है।
Offender takes property without consent of the owner. Extortion is committed by wrongfully obtaining of consent. तो जो ये चोरी का अपराध है, इसमें चोरी के अपराध में अपराधी मालिक की सहमति के बिना संपत्ति लेता है, परंतु ये जो एक्सटॉर्शन का अपराध है, इसमें अवैध तरीके से सहमति प्राप्त की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जज ने चुपके से उसकी जेब से उसका पर्स निकाल लिया, तो ये है चोरी। और जज ने ए को फोन पर धमकी दी कि वह उसको 1 लाख रुपया पहुंचा दे। अर्थात अब जो 1 लाख रुपया है वो ए स्वयं जज के हवाले कर रहा है, लेकिन वो जो कंसेंट उसने दी है, कैसे दी है? उसकी धमकी के भय में आकर, अर्थात उसने गलत तरीके से उसकी कंसेंट हासिल करी है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अर्थात उसने तरीके से उसकी कंसेंट उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए हासिल करी है। Only movable property may be the subject matter of theft. Property may be movable or immovable. Property may be movable or immovable. तो जो ये चोरी का अपराध है, इसमें केवल चल संपत्ति की ही चोरी हो सकती है, परंतु ये जो एक्सटॉर्शन का अपराध है, इसमें संपत्ति चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जेड क्या करता है कि ए को धमकी देता है कि वह अपनी जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर कर दे, और इस तरह से ए की जो जमीन है अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेता है, और इस तरह से ए की जमीन ट्रांसफर पेपर जो है अपने नाम पर बनवा लेता है। तो जो एक्सटॉर्शन है, इसमें प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, यानी कि चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। In theft, property is taken by the offender. Property is delivered to the offender. चोरी में क्या है? अपराधी द्वारा संपत्ति ली जाती है, जबकि जो ये एक्सटॉर्शन का अपराध है, इसमें क्या है? जबकि ये जो एक्सटॉर्शन का अपराध है, इसमें स्वयं व्यक्ति जो है उस अपराधी को जबकि एक्सटॉर्शन के अपराध में जो पीड़ित व्यक्ति है स्वयं जो है, जबकि एक्सटॉर्शन के अपराध में पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपराधी को संपत्ति सौंपता है। No force or threat is used or fear is caused in property. Property is obtained by intentionally putting a person in fear of injury to that person or any other, and thereby dishonestly inducing him to part with his property. तो जो ये चोरी का अपराध है, इसमें संपत्ति लेते समय किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ना ही किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न किया जाता है, परंतु जो उद्यापन यानी कि जो जबरन वसूली का अपराध है, भय पैदा किया जाता है, और इस प्रकार बेईमानी से उसे अपनी संपत्ति देने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये था चोरी और एक्सटॉर्शन। तो ये था थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन में अंतर। तो ये था चोरी और उद्यापन यानी कि जबरन वसूली में अंतर। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें,
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेजें। धन्यवाद।